माता थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के साथ साथ में पुस्तक में संकलित 2 कविताएं अभी ना होगा मेरा अंत और मातृवंदना की व्याख्या करेंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवन परिचय। निराला छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इनके जीवन का जो जन्म था उस संबंध में काफी वाद विवाद रहा और अंत में जो आया कि इनका जन्म कब हुआ, तो छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बताया जाता है पश्चिम बंगाल के महिसादल में सन 1896 ईस्वी में हुआ था। वे मूलतः गढ़गोला यानी कि जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, स्वाध्याय मतलब होता है स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि का ज्ञान अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इनके पिताजी का निधन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फैली महामारी में इनके पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे और अंत में इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने इनको अंदर तक तोड़ दिया। अपने जीवन में निराला ने अनेक विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन फिर भी ये जीवन के पथ पर बिना डगमगाए चलते रहे। साहित्यिक जीवन में भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। पहले छायावादी, फिर प्रगतिवादी और मुक्त छंद के प्रयोक्ता कवि रहे। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे। जो हम सबसे पहले जो कविता पढ़ेंगे, अभी ना होगा मेरा अंत, इस कविता में कवि ने हृदय की जीवंतता एवं युवावस्था के उत्साह को व्यंजित किया है। इस कविता में कवि जीवन पथ पर बढ़ते रहने और जिजीविषा रखकर कुछ कर गुजरने का उत्साह व्यक्त करता है। प्रस्तुत कविता अभी ना होगा मेरा अंत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। इसमें कवि ने बसंत के रूपक के द्वारा अपनी जिजीविषा का भाव व्यक्त किया है। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को। सबसे पहले देखिए, अंत का मतलब होता है विनाश, मृदुल का मतलब होता है सुंदर और मनोरम, पात का मतलब पत्ते, गात का मतलब शरीर, निंद्रित निद्रा मग्न सोई हुई, प्रत्युष का मतलब है भोर या प्रभात, तंद्रालस का मतलब है आलस्य से ग्रसित, अनंत जिसका अंत ना हो, असीमित, लालसा मतलब इच्छा। तो हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो हमारे पास में आ रही हैं पंक्तियां, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि निराला क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अभी ना होगा मेरा अंत बहुत सामान्य सी व्याख्या है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मृदुल बसंत मतलब है मनोरम बसंत रूपी युवा अवस्था। यहाँ पर मृदुल बसंत का तात्पर्य क्या है? मनोरम बसंत रूपी युवा अवस्था। अगर समझ में ना आए तो मृदुल बसंत को किस रूप में आप समझोगे? युवा अवस्था के रूप में व्यंजित किया है। किसने? निराला जी ने। तो मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवा अवस्था आई है। अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम बसंत है। मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का बहुत लंबा समय शेष है। आगे की पंक्ति पढ़ेंगे, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि निराला कहते हैं अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। बसंत ऋतु में जिस प्रकार से पेड़ों पर नए नए पत्ते खिलते हैं, हरे हरे पत्ते खिलते हैं, नई कलियां
खिलती हैं, फूल खिलते हैं। तो इसी प्रकार युवावस्था आती है। जब मानव की युवावस्था आती है तो उसके शरीर के अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं, सुंदर होते हैं और शरीर विकसित होता है। तो कवि क्या कहते हैं, वसंत आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा ही है। अर्थात यौवन आने से, युवावस्था आने से शरीर का सुंदर विकास हुआ है। अभी तो मैं अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से, देखिए आगे, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर कवि क्या कहता है, अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से, अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इनके ऊपर अपना हाथ फेरूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में युवावस्था रूपी प्रभात आया है। इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। इस डाल में क्या है, डालियों पर अनेक नए नए पुष्प खिल रहे हैं, अध खिले पुष्प। देखिए आगे वाली लाइन, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। जो डालियों पर नए नए पुष्प खिले हैं वो अध खुली अवस्था में हैं, तो ऐसे लग रहे हैं, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि आलस्य से ग्रसित हो। तंद्रालस मतलब आलस्य से ग्रसित हो, जिनको मैं अपनी इच्छा से उनको सहर्ष अपनी तरफ खींच लूंगा, उनको पाने की लालसा में मैं उनको अपनी तरफ खींच लूंगा। अपने नए जीवन का अमृत सहस्त्र सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने जो जीवन की, अपने नव जीवन को, उसको नवोत्साह युक्त कोमल भावनाओं से मैं इन्हें सींच दूंगा। मैं इन्हें बाहर निकालने का, आगे देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार भी दिखा दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग भी बता दूंगा। इस तरह वसंत आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है। इसी प्रकार मेरे भी जीवन में उत्साहयुक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस तरह आकांक्षा रखने से, जिजीविषा रखने से मेरे जीवन का अंत कभी नहीं होगा। अगली पंक्ति देखिए, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। कवि क्या कहते हैं, कवि निराला कहते हैं, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। कवि निराला कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है या प्रथम युवावस्था है, इसमें कहाँ मृत्यु। इस नव वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है जीवन ही जीवन। इसमें तो अभी जीवन का नवोत्साह भरा हुआ है, जीवन अभी उत्साह से भरा हुआ है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कहता है अभी आगे मेरे जीवन का लंबा काल शेष है, सारा जीवन अभी शेष पड़ा हुआ है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से इस पंक्ति को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। कवि क्या कहता है, अभी तो जीवन रूपी प्रभात में, जो जीवन का प्रभात है, उसमें मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर, कल्लोलों का मतलब होता है बड़ी तरंगे, प्रसन्नता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। और मेरा मन क्या है, जीवन की सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता चला जा रहा है। आगे की पंक्ति देखिए, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कहता है, हे बंधु, विकसित होगा बंधु दिगंत। कवि कहता है कि हे बंधु, मेरे हृदय की, मेरे ही अविकसित राग से, मेरे हृदय के अविकसित राग अर्थात आसक्ति, अविकसित राग का तात्पर्य क्या है, आसक्ति, प्रेमिल भावना से जीवन रूपी दिशाओं का अंत विकसित होगा। दिगंत मतलब होता है दिशाओं का अंत, जीवन रूपी दिशाओं का अंत होगा। कवि कहता है कि मेरी ही आसक्ति एवं मेरी ही प्रेमिल भावना से जीवन रूपी दिशाओं का अंत होगा, अर्थात जिजीविषा एवं कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। निराला द्वारा रचित दूसरी कविता मातृ वंदना की व्याख्या प्रारंभ करते हैं।
तो देखिए, पहली पंक्ति है, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ। कवि क्या कहता है, कवि निराला कहते हैं इसमें कि हे भारत माता, किसके लिए है ये, भारत माता को संबोधित करते हुए कही गई कविता है। कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मनुष्य की जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर हो। नर जीवन के, नर मतलब मनुष्य, नर जीवन के स्वार्थ सकल, मेरे सारे के सारे सभी स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर हो। सकल मतलब सभी, सारा, सिंचित मतलब सींचा गया, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, मेरे श्रम के द्वारा सिंचित सारे के सारे कर्म फल, सब सारा का सारा मैं माँ तुझ पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूँ, तुझ पर समर्पित करने के लिए तत्पर हूँ। आगे की पंक्ति देखिए, जीवन के रथ पर चढ़कर, कवि कहता है कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं। जीवन के रथ पर चढ़कर, मैं इस जीवन के रथ पर चढ़कर आगे बढ़ता रहूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ, और सदैव मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, महाकाल के खरतर सर सह, महाकाल के अत्यधिक भारी भार को सह सकूं। महाकाल के अत्यधिक भारी, खरतर मतलब होता है अत्यधिक भारी, शर मतलब तीर, ठीक है। महाकाल के अत्यधिक भारी भार को मैं सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, इसके लिए तुम हे माँ तू मुझे अपनी शक्ति प्रदान कर, जागे मेरे उर में तेरी। कवि आगे क्या कहते हैं, हे माता जागे मेरे उर में तेरी, मेरे हृदय में तेरी मूर्ति विद्यमान हो, यानी कि प्रकाशमान हो। मूर्ति अश्रु जल धौत विमल, अश्रु जल धौत विमल, दृग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। कवि क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे, तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रक्षालित हो, यानी कि मैं अपने अश्रु जल से तेरी मूर्ति को धोऊं, उसको निर्मल करूं। दृग जल मतलब आंसुओं के जल से शक्ति को प्राप्त करूं, और मैं तुझ पर न्यौछावर कर दूं, हे माता जननी, हे माता जन्म फल श्रम संचित फल, मैंने अपने जीवन में जितना भी परिश्रम करके संचित फल पाया है, कर्म फल पाया है, वो मैं तेरे चरणों में अर्पित कर दूं। मातृ वंदना की अगली पंक्ति देखिए, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भर। कवि क्या कहते हैं, कवि निराला कहते हैं कि चाहे जीवन एवं शरीर पर बाधाएं एवं कष्ट आए, बाधाएं आए तन पर, चाहे जीवन पर शरीर पर कितनी ही बाधाएं आए, देखूं तुझे नयन भर, तो भी उन्हें पार कर मैं तुम्हें, यानी कि भारत माता या माँ भारती को नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह से देखूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, सजल मतलब गीले अश्रुयुक्त, मुझे देख तू सजल द्रगों से, द्रग मतलब दृग होता है प्रायवाचिक इसका आंख का, मुझे देख तू सजल द्रगों से, तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नैनों से एकटक देखती रहो। अपलक उर के सतदल पर मैं तुम्हारे हृदय रूपी, अपलक, अपलक ऊपर वाली पंक्ति से ही संबंधित है, उर के सतदल पर मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। इस पंक्ति को ध्यान से देखिए, उर के सतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। उर के सतदल पर, किसके उर के सतदल पर, माँ भारती के हृदय के सतदल, सतदल मतलब कमल, माँ भारती के हृदय रूपी कमल पर कौन कर देगा, कवि कह रहा है मैं अपना गीला, क्लेद मतलब गीला, गीला अपना शरीर न्यौछावर कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, और अपने सारे श्रेष्ठतम श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर बलि सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल, मैं अपने समस्त श्रेष्ठतर श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान
कर दूंगा। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको निराला की 2 कविताएं अभी ना होगा मेरा अंत और मातृवंदना की व्याख्या समझाने का प्रयास किया है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी।